हमें क्या करते हैं, हम जो जनरेशन वोल्टेज हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक जनरेशन वोल्टेज, इलेक्ट्रिक जनरेशन वोल्टेज जो हमारा विद्युत उत्पादन वोल्टेज है, हम विद्युत उत्पादन किस वोल्टेज पे करते हैं, 220 वोल्टेज पे करते हैं। किस वोल्टेज करते हैं, 220 वोल्टेज पे हम अपने विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो 220 वोल्टेज में जब हम एक स्थान से हमने जनरेशन पॉइंट से यूज पॉइंट तक, क्या जनरेशन पॉइंट से जहाँ तक हमारा, जहाँ जैसे पावर प्लांट है जहाँ से विद्युत बनती है, ठीक है, इस पावर प्लांट विद्युत उत्पादक क्षमता यूनिट से हमको जहाँ तक यूज ले जाना है, जहाँ तक उपयोग करना है, वहाँ तक ले जाने के लिए हमें किनका उपयोग करना पड़ता है, तारों का उपयोग करना पड़ता है। किनका उपयोग करना पड़ता है, तार का उपयोग करते हैं, ठीक है। जब हम तार का उपयोग करते हैं, तार उपयोग ले जाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को जरूरत पड़ती है। जैसे अपन बात करते हैं, यहाँ से हमको लेकर और यहाँ तक हमको, इस लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइन। क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो पावर जनरेट, पावर को ट्रांसफर करती है, उनको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन लाइन। क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन लाइन। अब ट्रांसमिशन लाइन की बात करें यदि हम, तो ट्रांसमिशन लाइन में लगा क्या होता है और यहाँ पर क्या लगा होता है। मान लो ट्रांसमिशन लाइन में हमको 220 वोल्टेज में यदि हम यहाँ से कई किलोमीटर तक ले जाएंगे, तो 220 वोल्टेज जब यहाँ से जाएगा, यहाँ से, तो इसके चारों तरफ क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। कंडक्टर के जिस तार के, जिस वायर के थ्रू हम ले जा रहे हैं, उसके चारों तरफ क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है 220, ठीक है। तो बहुत सारा पार्ट हमको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में क्या होता है, नुकसान हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में चार्जेस जो हवा में चले जाते हैं, जिससे हमें एनर्जी लॉस होगा। क्या लॉस होता है, एनर्जी लॉस होगा। अब यहाँ पर हम बात करें तो एनर्जी लॉस को कम करने के लिए एक नई युक्ति, एक नया उपाय अपनाया गया। एक नई युक्ति, एक नया उपाय अपनाया गया। इस नए उपाय का या नए इंस्ट्रूमेंट का, इस नए यंत्र का नाम रखा गया ट्रांसफार्मर। हिंदी में बोलते हैं परिणामित। क्या बोलते हैं, परिणामित, ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं, परिणामित। इस परिणामित को बनाया गया। अब हम क्या करेंगे, जब हमको 220 वोल्टेज, अब मान लो हमको कहीं जरूरी है, हमको मिले चाहिए, हमको 10,000 वोल्टेज चाहिए। हमको क्या चाहिए, 25,000 वोल्टेज चाहिए। अब 25,000, 10,000 वोल्टेज के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर इतनी मोटी वायर लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, इतनी मोटी वायर लेनी पड़ेगी, तब जाकर 10,000, 25,000 वोल्टेज मिलेगा। जब हम 220 वोल्टेज में ट्रांसमिशन करेंगे, तो हमको इतनी मोटी वायर की यूज होगी। सोचो, इतना मोटा वायर भी हम खंभे पे लगाएंगे तो कितना पास हमको खंभा देना पड़ेगा, कितनी कॉस्ट बढ़ जाएगी। यदि एक जहां एक तार यदि इतनी मोटी लगाएंगे तो कितनी कॉस्ट बढ़ जाएगी। इतनी मोटी, तो चूंकि रेजिस्टेंस जो आर क्या होता है, रो प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, ठीक है। इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध, जिसके कारण जब ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा लॉस भी बहुत ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत ज्यादा बनेगी। जितना मोटा हो उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण एक तरह से देखा जाए तो हमारा नुकसान ही नुकसान है ना। एक तो सबसे पहले चीज है कि यहाँ पर कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। भाई इतनी पातर वायर में, पतली वायर में जा रही है, इतना पतला वायर में जा रहा है, तो यहाँ पर कॉस्ट क्या लगेगा, कम लगेगा। लेकिन जब हम उसी को इतना मोटा वायर करके जाएंगे तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो इस कॉस्ट को और कम करने के लिए, इस लॉस को कम करने के लिए जो टेक्निक यूज की गई, उस टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, परिणामित या ट्रांसफार्मर बोलते हैं।
इस ट्रांसफार्मर का काम है कि इस 220 वोल्टेज को यहाँ से हम जनरेट करिए और 220 वोल्टेज को सीधा जितना हमको चाहिए 25,000 का चाहिए तो 25,000 का, 10,000 चाहिए तो 10,000 का, 6600 चाहिए तो 6600 का, 3300 चाहिए तो 3300 का, 11 केवी चाहिए तो 11 इसको केवी बोलते हैं 11,000 वोल्ट, 33,000 वोल्ट, 66,000 वोल्ट, ठीक है। तो 11 केवी का चाहिए 11 केवी का, 33 केवी का चाहिए 33 केवी का, 66 केवी का चाहिए तो उस, ठीक है, उसमें इस तरह का क्या लगा देते हैं, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। तो अब ट्रांसफार्मर जो हमें याद आता है, जहाँ पर हमारा परिणामित रहे, यहाँ पर हमने बनाया 220 वोल्टेज में और इसको यहाँ से यहाँ ले गए, यहाँ क्या लगा दिए, ट्रांसफार्मर लगा दिए, क्या लगा दिए, ट्रांसफार्मर लगा दिए। अब ये यहाँ से 220 वोल्टेज को क्या किया, इनपुट किया, 220 वोल्टेज को क्या किया, इनपुट किया और आउटपुट में हमको दे दिया 11 केवी, क्या दे दिया। अब हम इस 11 केवी को बड़े ही पतले तार के थ्रू हम इसको यहाँ से और वहां तक ले जा सकते हैं, जितनी दूरी चाहे उतनी दूरी ले जा सकते हैं। अब पतली तार रहेगी तो पतली तार में इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, हमारा कम बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम बनेगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ नुकसान हो रहा था उससे बचे। दूसरा, हमारा कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, हमारा कॉस्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। और तीसरा और सबसे बड़ा कारण है हमारा लॉस, जो इलेक्ट्रिक का लॉस हो रहा था वो हमारा लॉस कम हो जाएगा और मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। तो इसको रख रखाव की कीमत भी रख रखाव होना चाहिए, ठीक है। तो मेंटेनेंस की कीमत भी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दैट्स क्लियर। तो ये बात कर रहे हैं हम, यहाँ से हमारा ये ट्रांसफार्मर का काम है, क्या काम है, इस 220 वोल्टेज को 11 केवी में कन्वर्ट कर देना, 220 वोल्टेज को 11 केवी में कन्वर्ट कर देना। अब हमको 11 केवी, हमको यहाँ जो लाइटें जलती हैं वो 220 वोल्टेज पर ही जलती हैं। हमारे जो घरों का नॉर्मल जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 220 वोल्टेज का ही हमारे घरों में वोल्टेज आता है। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ हम जनरेट 220 वोल्टेज में किए थे, यहाँ हम उसको 11 केवी में कन्वर्ट कर दिए और 11 केवी में कन्वर्ट करने के बाद हमको चाहिए किसमें, 220 वोल्टेज ही चाहिए। हमको ये 11 केवी नहीं चाहिए, लाइट को चलाने के लिए, पंखे को चलाने के लिए, घर के इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के लिए हमें कितने वोल्टेज का चाहिए, 220 वोल्टेज। क्या चाहिए, 220 वोल्टेज। अब हमें 220 वोल्टेज के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, फिर से कोई नया ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। तो एक और ट्रांसफार्मर लाए और एक ट्रांसफार्मर यहाँ सेट कर दिए। अब देखो दोनों का काम क्या है, ये 11 केवी का किया, इनपुट किया, 11 केवी क्या किया, इनपुट किया और आउटपुट में हमको क्या दे दिया, 220 केवी, सॉरी 220 वोल्टेज, क्या दे दिया आपको, 220 वोल्टेज। अब देखो ये इसका काम क्या है, 220 से 11,000 वोल्टेज, मतलब ये क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, ये बढ़ा रहा है। और 11 केवी से ये क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है, कम कर रहा है। तो जो ट्रांसफार्मर 220 वोल्टेज को 11 केवी में करे, अर्थात किसी वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा दे, है ना, क्या कर दे, जो वोल्टेज को बढ़ाता है उसका नाम है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, स्टेप अप, या हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। क्या बोलेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और जो ट्रांसफार्मर जो हमारे 11 केवी को 220 वोल्टेज में करेगा, अर्थात उच्च से निम्न वोल्टेज, ये क्या कर रहा है, निम्न से हाई वोल्टेज में, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज में जो कन्वर्ट करेगा उसको बोलेंगे ऊंचाई ट्रांसफार्मर। जो हाई वोल्टेज से निम्न वोल्टेज में कन्वर्ट करे उसको क्या बोलेंगे, अपचाई ट्रांसफार्मर। क्या बोलेंगे, अपचाई ट्रांसफार्मर प्रणाली, या इसको बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर यूज कहाँ होता है और ट्रांसफार्मर उपयोग क्यों होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर यूज कहाँ होता है और ट्रांसफार्मर उपयोग हम आखिर क्यों करते हैं। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग तो समझ में आ गया, हमें ट्रांसमिशन में इजीली बनाने के लिए करते हैं। किसके लिए बनाने करते हैं,
ट्रांसफार्मर को ट्रांसमिशन को इजीली बनाने के लिए करते हैं, ट्रांसमीटर हमारा इजीली हो जाए। दूसरा कारण क्या, हमारी कॉस्ट कम हो जाए। तीसरा हमारा एनर्जी लॉस कम हो जाए। तीसरा हमारा एनर्जी लॉस कम हो जाए, हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाए, रखरखाव की कीमत क्या हो जाए हमारी कम से कम हो जाए। तो इन सब का हमको फायदा किसके द्वारा मिलता है, ट्रांसफार्मर के थ्रू मिलता है। तो अच्छी तरह समझ आ गया होगा ट्रांसफार्मर क्या है, कि अब क्यों लगाया जाता है। हम इस चैप्टर में अब आगे की बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर आखिर कैसे काम करता है, हाउ डज वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, है ना, क्या पढ़ेंगे, वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। तो वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर हमने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था, इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी पढ़े थे, माइनस डी फाई बाई डी टी, जहां फाई क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या था, क्योंकि फ्लक्स था, है ना। अब जो फाई है वो फाई किस पर डिपेंड कर रहा था, इक्वल टू हम ऐसा लिखते थे ना, एन डी फाई बाई डी टी, एन डी फाई बाई डी टी, जो एन क्या है, कुंडलियों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ कॉइल, कुंडलियों की संख्या, दैट्स क्लियर। आई वाज में इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अब यहाँ पर जब समझ आ गया हम परिणामी का ट्रांसफार्मर का यूज क्यों करते हैं, वह ट्रांसफार्मर हमारा जनरेशन वोल्टेज 220 वोल्टेज होता है, हमारे घर का वोल्टेज वो भी 220 वोल्टेज होता है। लेकिन जो बीच का जो मामला है, बीच का मामले जब 220 वोल्टेज में यहाँ से और यूनिट से और हम यूनिट पॉइंट तक ले जाएंगे तो हमको बीच के रास्ते में बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ता है, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस कीमत को कम करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का उपयोग है कि हमें निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज में बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। जो उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज में बदल दे, जो उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज में बदल दे, उसे बोलते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दैट्स क्लियर। अब हम बात करेंगे इसके अंदर की कहानी, क्या देखेंगे, आखिर इसके अंदर खोल कर देखें इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कैसी होती हैं, क्यों ये ऐसा होता है, ठीक। ये होती है बात ट्रांसफार्मर की। यहाँ तक बात पूरी समझ में आ गई क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है, उपयोग क्यों आता है। अब हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के अंदर की बात। तो ट्रांसफार्मर को जब हम बनाते हैं तो कुछ ऐसा ट्रांसफार्मर देख लेते हैं, ठीक है। ये सब बना लिए, बना लोगे, ठीक। अच्छा, ट्रांसफार्मर ओनली वर्क इन, ट्रांसफार्मर ओनली वर्किंग इन एसी अल्टरनेटिंग करंट, ट्रांसफार्मर वर्किंग इन ओनली अल्टरनेटिंग करंट, ये केवल एसी में काम करेगा। ट्रांसफार्मर किस में काम करता है, केवल एसी में। और डीसी में क्या हो जाएगा, जैसे डीसी दिए बूम, खत्म, सब खत्म। डीसी में क्या हो जाएगा, वाइंडिंग तुरंत जल जाएगी, जैसे हम डीसी उपयोग करेंगे वहां पर तो वो ट्रांसफार्मर काम नहीं करेगा, डीसी की वाइंडिंग क्या हो जाएगी, तुरंत बूम से जल जाएगी। दैट्स क्लियर। तो ट्रांसफार्मर हमेशा किस पे काम करता है, एसी पे। ट्रांसफार्मर हमेशा किस पे काम करता है, एसी, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। दैट्स क्लियर। तो ये क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे किसकी, डीसी की। किसकी बात करेंगे, डीसी। तो डीसी का वर्क ट्रांसफार्मर में नहीं होता, अर्थात डीसी को हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना कठिन है। इसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं एसी का। जब हमने एसी और डीसी में डिफरेंस पढ़े थे तब उसको बात को लिखे थे, यदि याद हो तो, है ना। अब हम बात करेंगे आखिर इसका वर्किंग कैसा होता है, ये काम कैसे करता है, इसका सिद्धांत क्या है, ये ठीक है, इसका सिद्धांत क्या है। तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे परिणामी ट्रांसफार्मर की।
तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर के बनाते हैं। ट्रांसफार्मर दो तरह की कुंडली होती है। ट्रांसफार्मर क्या होती है? दो तरह की कुंडली होती है, कॉइल होता है। एक को बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, एक को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कॉइल। क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, एक को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, एक हमारा प्राइमरी कॉइल होगा। प्राइमरी कॉइल में एक, ठीक है, प्राइमरी कॉइल में मान लो यहाँ पर क्या है? Np है और यहाँ नंबर ऑफ कॉइल कितने हैं? Ns है। इसके नंबर ऑफ कॉइल क्या है? Np है, इसके नंबर ऑफ कॉइल क्या है? Ns है। इनका नाम क्या है? ये प्राइमरी कॉइल है, ये कौन सी है? प्राइमरी कॉइल, और ये कौन सी है? सेकेंडरी कॉइल। ये कौन सी है? सेकेंडरी कॉइल। यहाँ पर ये कौन सी है? प्राइमरी कॉइल है, और ये कौन सी है? सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल है क्या है? सेकेंडरी कॉइल। क्लियर है? पसंद आई? ओके। कॉइल तो प्राइमरी कॉइल मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली। प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली। प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली कितना? प्राथमिक कुंडली जहां फेरों की संख्या Np है, फेरों की संख्या Np है, तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या Ns है। यहाँ जो करंट बह रहा है क्या है? Ip है। जो यहाँ करंट बन रहा है वो क्या है? Is है। जो यहाँ करंट बन रहा है वो क्या है? Ip है। जो यहाँ करंट मिल रहा है वो क्या है? Is है। आई बात समझ में? है ना? जो हमको यहाँ प्राइमरी, अब क्या बचा इसमें? जो यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल है, वो क्या है? Ep है। और यहाँ पर क्या है? Es है। यहाँ पर क्या है? Ep है, और यहाँ पर क्या है? Es है ना? क्या ये प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना? प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दैट्स क्लियर? यहाँ तक बात समझ आ गई होगी, पूरे क्लियर है। अब हमको पता है कि यहाँ पर हम जब बात करते हैं E इक्वल टू क्या होता है? माइनस N d∅ बाय dt इक्वल टू क्या पढ़े हैं? यहाँ EP इक्वल टू क्या हो जाएगा? EP इक्वल टू माइनस NP ∅p बाय dt। क्लियर है? अब ∅p कैसे बनता है? तो कैसा? I के करंट होने से बनता है ना? ठीक है। EP और ES इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस NS d∅ बाय dt। समीकरण 1, समीकरण 2, दोनों को क्या कर दो? भाग कर दो। तो क्या बनेगा? ES अपॉन EP इक्वल टू माइनस NS d∅p अपॉन dt, d∅ अपॉन dt, और माइनस NP d∅ बाय dt, d∅ बाय dt पर कम कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP। क्लियर है? NS अपॉन माइनस नीचे भी होगा सर। हाँ, नीचे भी नहीं हट जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल ना? क्या हो गया? ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP। अब हम बात करेंगे इसी के साथ जब हम करंट का डायरेक्शन देखें तो क्या होगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में करंट का फार्मूला क्या पड़ेगा? इसको, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ट्रांसफार्मर रेशियो। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर रेशियो। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफार्मर रेशियो। रेशियो का मतलब अनुपात, परिणामित्र अनुपात, परिणामित्र
अनुपात, इसको बोलेंगे परिणामित्र अनुपात। क्लियर है ना? ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP। इसको लिखे, जल्दी से लिखे। इसको लिखोगे, इसके स्टेटमेंट कैसे बनाओगे, है ना? कैसे लिखोगे इसमें कि ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की कुंडली होती है, एक प्राथमिक कुंडली होती है, एक द्वितीयक कुंडली होती है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या NP है, इसमें करंट IP प्रभावित हो रही है तथा इसमें विद्युत वाहक बल EP उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना? और सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या लिखोगे, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या NS है, करंट IS है और इसमें विद्युत वाहक बल ES है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम जानते हैं कि प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक जो मोटिव फोर्स जो बनता है, विद्युत वाहक बल क्या होता है, N डिवाइड बाय dt, जहाँ N क्या है, फेरों की संख्या। हमारे यहाँ इधर लिख देंगे तो NP डिवाइड बाय dt आ जाएगा, इधर की बात करेंगे तो NS डिवाइड बाय dt आ जाएगा। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय dt स्वाहा, NS अपॉन NP इक्वल टू ES अपॉन EP। ये हो गया ट्रांसफार्मर रेशियो, दैट्स क्लियर। फटाफट लिखो चलो। क्लियर है? ओके। अब ट्रांसफार्मर कैसे होता है, ट्रांसफार्मर कैसे बनाया जाता है? ट्रांसफार्मर में यहाँ पर एक क्या होता है, आर्मेचर होगा। क्या होगा? आर्मेचर होगा। आर्मेचर किसका बना होता है? सॉफ्ट आयरन का, ठीक है। किसका बना होता है? सॉफ्ट आयरन का बना होता है, नरम लोहे का बना होता है, ठीक है। और ये कैसा बना होता है? एक प्लेट के ऊपर एक एक प्लेट ऐसे रख के बनाया जाता है। एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, ऐसे प्लेट के ऊपर प्लेट, प्लेट के ऊपर प्लेट, प्लेट के ऊपर प्लेट, है ना। और उसके ऊपर रख के क्या बनाया जाता है? आर्मेचर को बनाया जाता है। और इसको मटेरियल कैसे रखा जाता है? सॉफ्ट आयरन। कैसे रखा जाता है? सॉफ्ट आयरन, ठीक है। जो सॉफ्ट आयरन, दैट्स क्लियर। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर हम ये हमारा ट्रांसफार्मर बन गया। ट्रांसफार्मर में हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखो, ये हमने क्या कर दिया, कॉइल लगा दिया, तो वायर लगा दिया, और यहाँ पर ये लगा दिया कॉइल। देखो जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग रहेगी वो मोटा तार रहेगा। सेकेंडरी वाइंडिंग कैसे रहेगी? जिसमें कम तार, कम कुंडली में कम फेरों की संख्या रहेगी, कैसा रहेगा? मोटा रहेगा। जिसमें ज्यादा कुंडली फेरों की संख्या रहेगी, कैसा रहेगा? पतला रहेगा। ये ध्यान रखना, है ना। जिसमें कम कुंडली होगी, जैसे इसमें कम है ना, तो इसमें तार कैसा होगा?
मोटा होगा, तार कैसा होगा, मोटा होगा, और इसका तार कैसा होगा, पतला होगा। ठीक है, क्लियर है। तो जिसमें ज्यादा फेरों की संख्या होगी वो तार क्या होगा, पतला होगा, और जिसमें कम फेरों की संख्या होगी वो तार कैसा होगा, मोटा होगा। ऐसे भी ट्रांसफार्मर का चित्र बनाया जा सकता है, और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक जो संरचना है वो ऐसे होती है। क्लियर है, बात समझा गई पूरी। ये हो गया, इसका चित्र डायग्राम बना सकते हो। ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, ये है ना। ये कौन सा ट्रांसफार्मर हुआ, ये देखो, ये क्या करेगा, यदि हम यहाँ से इनपुट कराते हैं, इसको प्राइमरी मानते हैं, ये हमारा इनपुट होगा, ये हमारा आउटपुट होगा। ये क्या होगा, हमारा आउटपुट होगा। तो इनपुट क्या करा रहे हैं, कम वाले से अधिक वाला करा रहे हैं ना, मतलब क्या करेगा, कौन सा ट्रांसफार्मर बनेगा, हाई ट्रांसफार्मर है, बनेगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर करेगा। क्या करेगा ये, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कम वाइंडिंग से अधिक वाइंडिंग की जरूरत है, जाएगा कम वाइंडिंग से कम कॉइल से अधिक कॉइल में नंबर ऑफ कॉइल जाएगा, तो क्या बढ़ा देगा, क्या हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और इसी के लिए अपोजिट कर दो, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, कैसा बन जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कैसा बन जाएगा, जैसे ये क्या है, पहला स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना हुआ है, फिर यहाँ पर क्या बना है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ज्यादा से कम हो रहा है, कम से ज्यादा, कम से कम वाइंडिंग है, कम कॉइल है, कम कॉइल से ज्यादा कॉइल जा रहा है, ये कौन सा हो जाएगा हमारा, उच्चाई ट्रांसफार्मर। ये कैसा होगा, अपचाई ट्रांसफार्मर। क्लियर है, उच्चाई, और ये क्या हो जाएगा, अपचाई। क्लियर है ना, इसमें सबको समझ आ गया है ना। अब हम बात करेंगे किसकी, इसमें ट्रांसफार्मर का सिद्धांत हो गया, कार्य सिद्धांत। इस सिद्धांत पे काम करता है ट्रांसफार्मर। फिर उसके बाद कर ली क्या हमने, परिणामित अनुपात, ट्रांसफार्मर रेशियो की बात कर ली, ट्रांसफार्मर रेशियो की भी बात कर ली। अब ट्रांसफार्मर रेशियो के बाद हमारा क्या आएगा, चित्र भी हो गया, हानि। क्या होगा, ट्रांसफार्मर में हानि होती है। इस हानि को क्या बोलते हैं, यह हानियां 4 प्रकार की होती हैं। हानि कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। सबसे पहला होता है कॉपर लॉस, ताम्र हानि। कौन होता है, ताम्र हानि, कॉपर लॉस। सेकंड कौन सा होगा, सौथिल्य हानि, हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है, ताम्र हानि, फिर कौन होगा, सौथिल्य हानि, है ना। और ताम्रहानि, अब ताम्रहानि के बारे में देखते हैं, ताम्रहानि है क्या, ताम्रहानि, सौथिल्य हानि और भी, ठीक है, लौह हानि और चुंबकीय फ्लक्स क्षरण। कौन कौन सी, आयरन लॉस, लौह हानि, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज, चुंबकीय फ्लक्स क्षरण, इनको क्या बोलते हैं, कॉपर लॉस है ये हमारे हिस्टैरिसीस लॉस, ये हमारा आयरन लॉस, और ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। क्लियर है ना। अब हम बात करेंगे ताम्रहानि। ताम्रहानि क्या होता है, तांबे की हानि। ठीक है, तो तांबे की हानि एक्चुअली, ताम्रहानि में जितनी भी हानियां हैं, ये सारी की सारी हानि किस पर बेस्ड है, थर्मल प्रोबेबिलिटी, किस पर बेस्ड है, टेम्परेचर लॉस है ना। क्योंकि जब हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे तो थोड़ा हल्का सा क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। तो गर्म होने की इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ताम्रहानि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ताम्रहानि। ये वायर में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। वायर में क्या होगा, रेजिस्टेंस। वायर के रेजिस्टेंस के कारण जो हानि होगी उसको क्या बोलते हैं, ताम्रहानि। क्या बोलते हैं, ताम्रहानि। इसके बाद बात करते हैं इसके लौह हानि की। तो लौह हानि कहाँ होती है, आर्मेचर में होती है। क्या होती है, लौह हानि कहाँ होती है, आर्मेचर में होती है। ठीक है, इस लौह हानि को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको पतली पतली प्लेट से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं,
पतली पतली प्लेट से बनाते हैं और इसको बोलते हैं इसके लिए, और इसको कम करने के लिए क्या बनाते हैं, इस क्रोड को पटलित बनाते हैं। क्रोड क्या बनाते हैं, लेमिनेटेड पटलित क्रोड बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, पटलित क्रोड बनाते हैं, ताकि हमारा लव हानि क्या हो, कम से कम हो। और आयरन लॉस को, कॉपर लॉस को कम करने के लिए क्या बनाते हैं, कॉपर लॉस को कम करने के लिए हम इसको कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं, है ना, हम इस ताम्रहानि को कम करने के लिए इसका यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। इसके बाद बात करते हैं किसकी, चुंबकीय फ्लक्स लीकेज। अब क्या होता है, यहाँ से जो फ्लक्स इसको दिया गया है, ये देखो, ये ऐसा संबद्ध हो जाना चाहिए ना, ये देखो, है ना, लेकिन कुछ लीकेज क्या होता है, ये देखो बाहर चला गया, ये देखो, ये देखो, ये देखो, तो इसको बोलते हैं हमारा चुंबकीय फ्लक्स क्षरण, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। ये जो बाइंडिंग्स होती हैं, ये जो कॉइल है, एक दूसरे से लिंक नहीं हो पाती। क्या नहीं पाती, कुछ फ्लक्स हमारा क्या हो जाता है, फालतू का चला जाता है, लीकेज हो जाता है। उस लीकेज फ्लक्स को बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हमने कौन कौन हानि पढ़ी, ताम्रहानि। ताम्रहानि इस वायर के टेम्परेचर के रेजिस्टेंस की का टेम्परेचर जो बढ़ जाता है, वो एक प्रकार से विद्युत क्षेत्र विद्युत का हानि है, और इसको क्या बोलते हैं, ताम्रहानि कॉपर लॉस। इसको कम करने के लिए क्या बनाते हैं, इसको सॉफ्ट आयरन के लिए बनाते हैं। फिर लौह हानि की बात करते हैं, आयरन लॉस। आयरन लॉस ये भी एक आर्मेचर के कारण, आर्मेचर के क्रोड के कारण क्या होता है, ये तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण ये हमारे इस प्रकार से विद्युत ऊर्जा की हानि है। इसको कम करने के लिए क्या यूज करते हैं, इसको कम करने के लिए क्या यूज करते हैं, ताम्रहानि को, लौह हानि को कम करने के लिए हम करते हैं, इसको क्रोड को पटलित बनाया जाता है, लेमिनेटेड कोर, है ना, द कोर इज मेड इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेटेड, ठीक है, लेमिनेटेड कोर। अब हम बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स लीकेज मींस मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज। हम क्या करते हैं, जब हम प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग में इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स तो होते नहीं हैं, जो लिखते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, वो इक्वल होते नहीं हैं, जिससे हमारा कुछ हमारा फ्लक्स क्या हो जाता है, इससे संबद्ध नहीं हो पाता और लीकेज है ना, और वो बाहर चला जाता है। इस तरह से चुंबकीय फ्लक्स हमारा लीकेज होता है, इसको चुंबकीय फ्लक्स क्षरण बोलते हैं। ये भी हमारी एक प्रकार की हानि के अंतर्गत आता है, ठीक है। दैट्स क्लियर, यहाँ तक ये बात पूरी हो गई, है ना। अब लिखते हैं सौतुल्य हानि। तो सौतुल्य हानि क्या होगी, हिस्टेरेसिस लॉस। सौतुल्य हानि क्या होगी, हिस्टेरेसिस लॉस। चुंबकीय फ्लक्स को, जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स बनेगा वो पूरी तरह से संबद्ध नहीं हो पाएगा, और इसके कारण क्या होगा, वहां पर तापमान बढ़ जाएगा, वहां पर तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यह तापमान फिर से आपको कहते, ये विद्युत क्षेत्र का रूप होता है तापमान, विद्युत क्षेत्र का रूप होता है तापमान। तो इस सौतुल्य हानि के कारण, इस प्रकार के तापमान में विद्युत क्षेत्र की हानि को सौतुल्य हानि कहते हैं। क्या बोलते हैं, सौतुल्य हानि। दैट्स क्लियर, अच्छी बात क्लियर है। ट्रांसफार्मर समझ में आ गया। एक बार ट्रांसफार्मर को फिर से चुनिस पढ़ लेते हैं। ट्रांसफार्मर का उपयोग हम ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। ये क्या करता है, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में चेंज करता है, कन्वर्ट करता है। दैट इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। टू कन्वर्टेड इनटू हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज and low voltage to high voltage. If they converted high voltage to low voltage, then it called step down transformer, and which transformer is converted into high voltage, low voltage to high voltage, that is called step upper transformer. That's where उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई परिणामित्र, उच्चाई परिणामित्र एंड अपचाई परिणामित्र। That's where। इसके बाद बात करते हैं हम, जब ट्रांसमिशन लाइन करते हैं, जब ट्रांसमिशन लाइन 220 वोल्टेज में गए तो हमारे ऊर्जा की हानि बहुत ज्यादा हो जाती है, और वहां तक जाने के लिए हमारा कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा हो जाता है, मेंटेनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। इस कॉस्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करके और उसको ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू जहां पर हमको चाहिए वहां तक ले जाते हैं। इसके बाद जहां हमको यूज है वहां पर फिर एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं। उस ट्रांसफार्मर का नाम क्या है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने वाला ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। अर्थात अब चाहे ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उपयोग करके उसे अपने फिर से 220 वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। 220 वोल्टेज में क्या करते हैं,
कन्वर्ट कर लेते हैं इस 220 वोल्टेज को कन्वर्ट करके और हम अपना उपयोग कर लेते हैं। तो अब इसका बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की बाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी बाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी बाइंडिंग होती है, एक प्राथमिक कुंडली होती है, एक द्वितीयक कुंडली होती है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या Np होती है, इसमें प्रवाहित करंट Ip है, इसमें फेरों की संख्या Ns है, इसमें प्रवाहित करंट Is है। इसमें उत्पन्न चुंबकीय इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है Ap है, इसमें विद्युत वाहक बल Es है। क्लियर है? इसको हम जानते हैं कि हमारा जो फैराडे ने कहा था, क्या कहा था, तो प्रोड्यूस वोल्टेज प्रोड्यूस EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इनटू मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इनटू मैग्नेटिक फ्लक्स। तो E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाय डी टी, है ना। तो यहाँ पर P इक्वल टू माइनस एन पी डी फाई बाय डी टी, यहाँ ES इक्वल टू माइनस एन एस डी फाई बाय डी टी। दोनों समीकरण के एक दूसरे को भाग कर दोगे तो ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन MP हो जाएगा। ये है हमारा परिणामी अनुपात या ट्रांसफार्मर रेशियो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रांसफार्मर रेशियो। ट्रांसफार्मर रेशियो ये है ना। अच्छा, चुंबकीय ये किस सिद्धांत पर काम करता है? ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। किस सिद्धांत पर काम करता है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैटिक, ठीक है, इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर यह काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह काम करता है। क्लियर है? सिद्धांत हो गया, इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, इसका परिणामी रेशियो हो गया। अब बात करेंगे हानि की। तो हानि ट्रांसफार्मर में 4 प्रकार की होती है। कौन कौन से? ताम्र हानि, सौतुल्य हानि, लौह हानि और चुंबकीय फ्लक्स क्षरण। चुंबकीय फ्लक्स क्षरण। ताम्र हानि क्या होती है? टेम्परेचर के रूप में जिस तार के रेजिस्टेंस के कारण, आर्मेचर के रेजिस्टेंस के कारण, प्रतिरोध के कारण जो ऊर्जा में हानि होती है उसको क्या बोलते हैं? ताम्र हानि। फिर वो सौतुल्य हानि। सौतुल्य हानि हमारी टेम्परेचर के कारण जो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर वो भी टेम्परेचर के रूप में होता है, तो सौतुल्य हानि। इस बात करते हैं लौह हानि, आयरन लॉस। ठीक है, आयरन लॉस इस आर्मेचर के कारण होता है। इस आर्मेचर को कम करने के लिए क्या बनाते हैं? आर्मेचर को पतले बनाते हैं। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स लीकेज, जब हम बाइंडिंग यूज करते हैं तो फ्लक्स प्राइमरी बाइंडिंग से सेकेंडरी बाइंडिंग ऊपर तरीके से संबंध नहीं हो पाता, जिससे हमारा कुछ फ्लक्स का लीकेज हो जाता है, कुछ फ्लक्स लीकेज क्षरण हो जाता है। इसे कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्षरण। इसे क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स क्षरण। दैट इज कंप्लीटेड दिस ट्रांसफार्मर। थैंक यू।